तो आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का L8 करेंगे। इससे पहले हम लोग L7 तक में हम लोगों ने NCERT डिस्कस किया है। NCERT में कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसके मैंने एग्जांपल्स कराए हैं। एक्सरसाइज होंगे हम लोग आने वाले कुछ लेक्चर में करेंगे। इसी में आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी को रिविजिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HCV। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं रिविजिटिंग विद HCV, और HCV के एक्सरसाइज से हम लोग शुरू करेंगे और क्वेश्चन के हेल्प से रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन में जो चीज का जरूरत पड़ेगा उस चीज को बस पढ़ लेंगे। और इसका फायदा ये है कि जिन बच्चों को ये कठिनाई होती है कि क्वेश्चन ही नहीं बनता है सर, पर समझ में तो सब आता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता है, उनको फायदा हो, वो क्वेश्चन बना सके। और इसीलिए हम लोग ये एक्सरसाइज 2 दिन करेंगे। 2 क्लास हम लोग, 2 या अगर 3 लगता है तो 3 भी करें, लेकिन इस पे मेहनत किया जाएगा आप लोग के पीछे कि आप क्वेश्चन के थ्रू अपने थ्योरीज को रिवाइज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस पा सकें। ठीक, पहले सवाल से शुरू करें हम लोग। तो पहला सवाल क्वेश्चन में है, द मास ऑफ अ साइक्लिस्ट टुगेदर विद द बाइक इज 90 kg। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, द मास ऑफ अ साइक्लिस्ट बताओ। अभी तुम लोग कॉपी खोल के नहीं रखे हो, जब हम बोल रहे हैं तब कॉपी खोलना शुरू कर रहे हो। द मास ऑफ अ साइक्लिस्ट together with the bike, the mass of a cyclist together with a bike, badani, together with a bike is 90 kg, full stop. Calculate the increase in kinetic energy, calculate the increase in kinetic energy, calculate the increase in kinetic energy if the speed increases from, if the speed increases from 6 km/h to 12 km/h। और मेरा ये मानना है कि अगर आप 11th में नहीं भी होते, वर्क पावर एनर्जी नहीं भी पढ़ रहे होते, तो भी ये सवाल तो 9th से बनाना सीख गए थे। क्या पूछा गया है? एक साइक्लिस्ट है जो कि अपना बाइक चला रहा है। अच्छा, साइक्लिस्ट है, बाइक चला रहा है, तो ये क्या लॉजिक हुआ? मतलब कुछ लोग साइकिल को भी बाइक कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में साइकिल को भी बाइक कहा जाता है, और उसका मास कितना है? 90 kg। आपको कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ गया। तो पहला बात हमारे समझने के लिए क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी में जो एक पॉइंट में पढ़ना है वो है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताइए? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हाफ m तो मास है, v क्या है? स्पीड है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं करते। काइनेटिक एनर्जी में जो v होता है वो वेलोसिटी नहीं होता है, क्या होता है? स्पीड होता है। इस बात का खाली ध्यान रखना है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में एक फर्क है, और वो फर्क क्या है कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, स्पीड एक स्केलर है, और वेक्टर का स्क्वायर हम लोग नहीं कर सकते, ये फर्क है। बाकी ये सवाल तो बुतरू वाला है। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज निकालना है तो पहले आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ इंटू मास हो गया 90 इंटू इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 6 km/h। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो वेलोसिटी 6 km/h है, ये km/h में, मीटर/सेकंड में नहीं है। तो मीटर/सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 5/3 मीटर/सेकंड, और ये वाला कितना हो जाएगा? 10/3 मीटर/सेकंड। तो स्पीड का स्क्वायर, तो पहले 5/3 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा? 25/9
तो 9 से कटा 10 बार में, 2 से 10 कटा 5 बार में, 25 25 125 जूल। ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास हो गया 90 इंटू स्पीड का स्क्वायर 10/3 का स्क्वायर, तो 100/9। तो 9 से 10 बार में कटा, 2 से ये 5 बार में, 5 गुना 100 कितना हो गया 500 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, चेंज को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा 375 जूल। इजी पीजी, बहुत आसान है ये। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं, फिर दूसरा सवाल लिखिए। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, a block of mass 2 kg, a block of mass 2 kg moving with 10 meter per second, moving with 10 meter per second, moving with 10 meter per second, accelerates at 3 meter per second square, 3 meter per second square for 5 seconds, for 5 seconds. Find its final kinetic energy, find its final kinetic energy। तो देखिए इसमें मैं बस हिंट दे रहा हूं, मतलब हिंट का मतलब कैसे अप्रोच करना है वो बता दे रहा हूं आपको। एक ब्लॉक है, उसका मास कितना है 2 kg, और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ये u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये एक्सलेट कर रहा है कितने से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये a दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है कितना 5 सेकेंड। तो u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया, तुम लोग v निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना u प्लस kt, और जब v आ जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से, तो v यहां से निकाल लेंगे हम लोग, और m तो दिया हुआ है 2 kg रख देंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो अब मैं इसको सॉल्व भी करूंगा, इस खुद से सॉल्व कर दी, मैंने आपको बता दिया। तो ये 1 और 2 हो गया, इसको लिखिए, फिर 3 करेंगे हम लोग। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल जो मेरे पास है वो ये है कि a box is pushed through, a box is pushed through, a box is pushed through 4.0 meter, मतलब 4 मीटर across a floor, across a floor offering 100 Newton resistance, 100 Newton resistance. How much work is done? How much work is done? How much work is done by this resistance force? By this resistance force. How much work is done by this resistance force? तो अब ध्यान दीजिए सब लोग, इस क्वेश्चन के माध्यम से तो इसमें एक कीवर्ड है, वो क्या है वर्क, और वर्क के ऊपर एक पूरा लेक्चर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया है। अब वर्क में क्या क्या बातें आपको याद रखती थी वो हम लोग रिविजिट कर लेते हैं। सबसे पहला, फिजिक्स में वर्क को डिफाइन किया जाता है जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे, वो बॉडी डिस्प्लेस करे, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ना हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फिजिक्स में हम लोग कहते हैं कि वर्क हुआ। और अगर ये वर्क हुआ तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होता है, वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F डॉट ds। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब लगाएंगे क्योंकि इंटीग्रेट करना है, तो ये इंटीग्रेशन जब करते हैं जब फोर्स वेरिएबल हो और वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब लगाएंगे जब वेरिएबल फोर्स गिवन इन वेक्टर फॉर्म, गिवन इन वेक्टर फॉर्म।
अब देखिए अगर आप ये दूसरी बात देख रहे हैं तो आपको शायद मजा आ रहा होगा कि हाँ ये सारा चीज सुंदर सुंदर लग रहा है, कोई नया बात नहीं है, और इसके बाद क्या आने वाला है ये भी बात आप मैनिपुलेट कर रहे होंगे अपने माइंड में। क्या मैं सोच पा रहा हूं सही बात? अगर एफ डॉट एस की बात करें तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? एफ डी एस कॉस थीटा। तो वर्क का ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब फोर्स वेरिएबल हो, अभी भी है फोर्स वेरिएबल क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है। फोर्स इज वेरिएबल एंड गिवन इन स्केलर फॉर्म। इसके बाद अगर फोर्स क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए और cos थीटा भी कांस्टेंट हो। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स कांस्टेंट हो और थीटा भी कांस्टेंट हो तो फोर्स और cos थीटा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और ds का इंटीग्रेशन s होता है। तब वर्क का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? fs cos थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब लिखेंगे? जब फोर्स कांस्टेंट हो और स्केलर फॉर्म में दिया हुआ हो। कांस्टेंट फोर्स इन स्केलर फॉर्म। और आखिरी पॉइंट कि fs cos थीटा को हम लोग f डॉट s भी कहते हैं। fs cos थीटा को हम लोग f डॉट s भी कहते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी वर्क का लिखेंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से आता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट जिसका रिजल्टेंट स्केलर हो। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वर्क स्केलर क्यों है? क्योंकि दो वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिससे रिजल्ट स्केलर आता है उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जबकि दो वेक्टर का एक और मल्टीप्लिकेशन होता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, जिससे रिजल्टेंट वेक्टर आता है, उसको जैसे टॉर्क। वहां भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जैसा ही आर वेक्टर मिलता है, तो उसके प्रोडक्ट से टॉर्क आता है जो कि एक वेक्टर होता है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में इसीलिए सारी बातें आपके इसी चैप्टर में वर्क बाय एनर्जी में ही डॉट प्रोडक्ट के ऊपर भी चर्चा है। आप अगर वर्क बाय एनर्जी खोलेंगे तो पहले पन्ने पे डॉट प्रोडक्ट के बारे में ही चर्चा है। तो वर्क क्या होता है? एफ डॉट एस। और ये कब यूज करेंगे? जब कांस्टेंट फोर्स हो वेक्टर फॉर्म में। कांस्टेंट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म जब हो तब आप ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एक दो बात और, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है कब? जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। इसको हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए एक और वर्ड जो हमारे इंग्लिश में चलता है वो क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब ही होता है कि परपेंडिकुलर है। आप जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं। तो सर्कल्स अगर पर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करें तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स। किसी ने पढ़ा है सर्कल आप लोग? अभी स्टार्ट करेंगे। तो वहां उसका कंडीशन होता है, हमको आज भी याद है कि दिवाली का दिन था, क्लास 11th में थे और दिवाली के दिन हम लोग मैथ का क्लास कर रहे थे। ठीक है, हरिओम टावर में दिवाली के दिन 11th क्लास में क्लास कर रहे थे। सब लोग पटाखे फोड़ रहे थे और सर बोल रहे थे कैसे क्लास छोड़ेंगे, आज तो दिवाली, आज तो फंडे है। और फिर उस दिन लोग क्लास किए थे और ऑर्थोगोनल सर्कल ही पढ़े थे। और इमरान सर ने कहा था कि जो आज पढ़ रहे हो वो जिंदगी भर याद रहेगा। सही बात है, 2010 की पढ़ी हुई बात आज 2021 में मुझे याद है। और उन्होंने कहा था कि ऑर्थोगोनल सर्कल जब कट करते हैं तो कंक्लूजन होता है, कंडीशन होता है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। क्या होता है बोलो, याद करो, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। तो जब सर पढ़ाएं आपसे पूछे कि ऑर्थोगोनल सर्कल तो सब लोग चिल्ला के बोलो सर 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। पहले से पढ़ के रखे हम लोग। ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि अगर दो डॉट प्रोडक्ट हो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट? तो i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को। अच्छा, आप लोगों को ये बहुत बेसिक तो नहीं लग रहा? कुछ लोगों को तो ये तो फीलिंग नहीं आ रहा कि सर बहुत इतना बेसिक से आप शुरू करते हैं, हमको पता ही नहीं था। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग को ये लगे कि बेसिक एक कोई चीज छूट गया।
कुछ नहीं छूटे, सब कुछ रिवाइज हो जाए एक बार। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर है? एक बात और वर्क में याद रखना है कि अगर कभी ग्राफ दे दे हमें, fx ग्राफ, f या s के बीच का ग्राफ, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, s कहो या x कहो, जिससे भी डिस्प्लेसमेंट लिखे, तो उस ग्राफ का x एक्सिस के साथ एरिया जो होता है वो भी क्या देता है? वर्क देता है। तो मैंने लिख रहा हूं, या लिख दो, एरिया ऑफ fs ग्राफ with displacement axis gives work। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें अगर क्लियर है तो यहां पे हम लोग इस सवाल पे आ सकते हैं। क्वेश्चन है कि अ बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 मीटर्स अक्रॉस अ फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन रेजिस्टेंस। तो एक फ्लोर है और इस फ्लोर पर एक बॉक्स को पुश किया जा रहा है और ये बॉक्स आगे बढ़ता है, कितना डिस्प्लेसमेंट अचीव करता है? 4 मीटर। लेकिन जो इस पर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो पीछे लग रहा है, इस पर जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन जैसा कुछ, जो कि कितना है? 100 न्यूटन। ये फोर्स है, स्मॉल एफ से लिख दो। ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बॉक्स पर बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, इस बॉक्स पर बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे। कौन कौन से फोर्स अगर पूछा जाए, क्योंकि मेरे मन में ये सवाल आता था कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बॉक्सवा पे फोर्स इधर लग रहा है, इधर चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बॉक्स पर कोई और भी फोर्स लगा रहा है, पुश कर रहा है ना इधर, तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट F फोर्स लगा रहा है जिस वजह से ये मूव कर रहा है आगे। ये ब्लॉक यहां से चल के यहां आ गया, 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक, अब देखिए इस ब्लॉक पर देखें तो उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा, इस पर सरफेस की वजह से नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, और ये सारे फोर्स वर्क कर रहे हैं। फिजिक्स में जब भी हम लोग लिखते हैं वर्क तो बोलना पड़ता है कि वर्क किस फोर्स की वजह से, बोलना पड़ता है कि वर्क किस फोर्स के वजह से। इसलिए वर्क को डिफाइन करते हैं, वर्क इज डिफाइंड फॉर अ फोर्स। अगर सिर्फ वर्क कह दिया जाए तो इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि वो बोलना चाह रहा है टोटल वर्क, मतलब सारे फोर्स की वजह से वर्क लिखिए और सबका क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। टोटल वर्क पूछ रहा है अगर सिर्फ वर्क लिखा हुआ हो, लेकिन हालांकि ऐसा लिखा नहीं रहता है, हमेशा लिखा रहेगा वर्क किसके वजह से। जैसे इस केस में आपसे क्या पूछा? हाउ मच वर्क इज डन बाय दिस रेजिस्टेंस फोर्स। मतलब आपसे वर्क पूछा है किसके वजह से? रेजिस्टेंस की वजह से। एक बात और, वर्क हम लोग किसी भी फोर्स की वजह से निकाल सकते हैं, वर्क हम लोग किसी भी फोर्स की वजह से निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वही फोर्स मोशन को कॉज करे। ये स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको मैं यहां लिख रहा हूं। वर्क इज डिफाइंड फॉर एनी फोर्स, फॉर एनी फोर्स, however it is not necessary that the same force causes motion। और ऐसा जरूरी नहीं कि वही फोर्स की वजह से मोशन हो। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हम पूछे यहां पे mg की वजह से कितना वर्क होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए mg एक कांस्टेंट फोर्स है, इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्प्लेसमेंट का हिंदी मुझे नहीं आता है, इसीलिए cos 90 का वैल्यू 1 होता है। दो मुंह हिला रहा, हाँ, cos 90 थोड़ा एनर्जी लाइए, कहां सो गए आप लोग? खा के नहीं आ रहा है? थक गए अभी इतना जल्दी? cos 90 0, तो इसलिए वर्क क्या होगा? 0। मतलब अगर पूछा जाता है कि वर्क डन बाय mg बताइए तो क्या कहेंगे? 0। अगर पूछा जाता है वर्क डन बाय नॉर्मल बताइए तो भी 0, क्योंकि नॉर्मल ऊपर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। वर्क डन बाय ये फोर्स पूछते, कैपिटल F, वर्क डन बाय कैपिटल F पूछते तो इस फोर्स का कुछ वैल्यू होता, अभी नहीं दिया तो हम लोग F ही मान लेते हैं। F इंटू डिस्प्लेसमेंट S जो कि 4 मीटर होता इंटू cos थीटा, और इसमें देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता सेम ही डायरेक्शन में है तो cos 0 1 होता, तो उसके वजह से Fs लिख देते हैं। लेकिन यहां किसके वजह से पूछा है? फ्रिक्शन की वजह से, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? फोर्स फिर से 100
इंटू डिस्प्लेसमेंट 4 इंटू दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल। ये फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 180 cos 180 -1। तो डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि दोनों अपोजिट है इसलिए माइनस सामने लगा देंगे, 400 जूल। मतलब ये सॉरी -400 जूल, ये आंसर हो गया। मतलब ये फोर्स वर्क कर रहा है, और वर्क आप किसी भी फोर्स की वजह से निकाल सकते हैं, लेकिन वही फोर्स मोशन कराए ऐसा जरूरी नहीं है। इस ब्लॉक का मोशन इस फ्रिक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, इस अप्लाइड फोर्स कैपिटल F की वजह से हो रहा है, लेकिन वर्क किसकी वजह से पूछा है, इस स्मॉल f की वजह से। और ये तरीका है किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का और किसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करने का। जब मैं आपसे कहता हूं कि आप एक ही बुक के एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कीजिए, तो मेरे कॉन्सेप्चुअली कहने वर्ड का मतलब यही होता है। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लाने का चेष्टा करते हैं, किसी भी तरह उसको सॉल्व करके आंसर लाने से आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होता। और जब मैंने इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके बताया, तो जितनी बातों का ध्यान रखा, इतनी बातें अगर आप हर क्वेश्चन में ध्यान में रख के चलेंगे, तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं, आपके अगर कोर्स का वो है तो। क्या ये मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक, इसको लिखिए, फिर हम लोग 4th नंबर सवाल पे बढ़ेंगे। हाँ, जिसकी वजह से वर्क पूछेगा उसकी वजह से लिखेंगे। अगर ये F दिया होता तो उसकी वजह से भी लिखते। क्वेश्चन में सिर्फ इसी की वजह से पूछा था, तो आप सिर्फ इतना निकाल के निकल सकते थे, ठीक है। और 10 फोर्स और दिया हो तो 10 फोर्स और की वजह से निकालेंगे। इन जनरल एक ही की वजह से दिया निकालना पड़ता, और अगर टोटल पूछे तो सबकी वजह से निकालेंगे, जोड़ देंगे सबको। तो इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किसी और चीज की वजह से हो जाए, तो मतलब हम भी वर्क किए हैं। नहीं, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। तुम फोर्स लगाए, तुम फोर्स लगाए, ये F तुम्हारे वजह से ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरे की वजह से कैसे हुआ? वहाँ पे वर्क तो निकाल देते हैं फोर्स की वजह से ना। वो इसलिए निकाले क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है वर्क आप किसी भी फोर्स की वजह से निकाल सकते हैं, बट दैट फोर्स इज नॉट कॉज ऑफ मोशन, इज नॉट नेसेसरी कि वो कॉज ऑफ मोशन ही हो। रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से क्यों निकाले, क्वेश्चन में पूछा था। और रेजिस्टेंस फोर्स मोशन कर रहा है ऐसा थोड़ी कर रहा है क्वेश्चन, और ऐसा हम भी नहीं कर रहे। मोशन कौन करवा रहा है? ये वाला ग्रीन वाला है ना, ये मेन वर्क कर रहा है जिसकी वजह से चल रहा है। हाँ, तो ये तो वर्क तो को अपोज कर रहा है, बेसिकली निगेटिव वर्क कर रहा है 400 जूल, इसको भी ओवरकम करना पड़ रहा होगा इसे। मोशन ये करा रहा है, क्वेश्चन आपसे इसके लिए पूछ रहा है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, किसी के लिए से पूछ सकता है। So, वो से स्टेटमेंट है जो वर्क इज डिफाइंड फॉर एनी फोर्स हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी, वो जो स्टेटमेंट है उसके मतलब से हम अगर से किसी भी ऑब्जेक्ट है उसको पुश कर रहे हैं, उसको पुश कर, लेकिन वो मेरे से पुश नहीं हो रहा, वो किसी और चीज़ की वजह से पुश हो रहा है, तो मेरी वजह से मतलब वो निकल सकता है उसका वर्क। क्या बोल रहे हो? इसका बात समझ नहीं आया। तुमको लगा सर एक बक्सा है उसको हम धक्का दे रहे हैं, मेरी वजह से कि वो पुश नहीं हो रहा, लेकिन वो नहीं मूव किया, किसी तो और तुम्हारे वजह से वर्क जीरो हो गया। तुम फोर्स लगाए, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ। अब आगे बोलो, कोई और आके लगा दिया फोर्स, हाँ, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो उसमें तुम्हारा भी तो ऐड हो गया ना। तुम्हारे साथ कोई लगाएगा तो दोनों मिलकर के एक्सटर्नल फोर्स हो गए, तब तो वो चलने लगा। कहाँ सोचते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, इसका पता नहीं, ठिकाना नहीं है। उसी में तो सब अप्लाई। अरे सुन ना, कुछ भी तुम बोल रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं, कॉन्सेप्ट। ये ब्लॉक इस फोर्स की वजह से वर्क होगा, ठीक, सारे फोर्स की वजह से वर्क होगा, लेकिन कौन सा फोर्स मोशन करा रहा है वो अलग होता है। ये फोर्स मोशन करा रहा है, F नॉर्मल मोशन नहीं करा रहा, उसकी वजह से वर्क है ना जीरो, mg की वजह से वर्क आप किसी की वजह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वही मोशन का ये जरूरी नहीं। बस बात करता, अब तुम लगाओ उसकी वजह से वर्क को ना दो, वो तुम जानते हो। क्वेश्चन जब मिलेगा तो आगे देखना, लिखिए इसको। चलिए अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, a block of mass 5 kg, a block of mass 5 kg slides down and incline, of inclination
of inclination 30 degree and length 10 meter. Find work done by gravity. तो मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी. अब यह समझिए, सब लोग यहां ध्यान दीजिए. एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री. इस इंक्लाइन प्लेन का लेंथ, ये वाला लेंथ कितना है 10 मीटर, और एक ब्लॉक यहां से स्लाइड कर रहा है. इसका मास है 5 kg. इस ब्लॉक पर बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं. इस ब्लॉक का वेट mg नीचे लगेगा, बोलो. तो मैं इसका वेट mg अभी नीचे दिखा रहा हूं. इस पर नॉर्मल कर लेगा. फ्रिक्शन अगर होता तो फ्रिक्शन भी पीछे लगता है. अब यहां कहा नहीं कि स्मूथ है कि क्या है, तो फ्रिक्शन भी लगा दी. चलिए, अब ये ब्लॉक इधर चल रहा है, देखिए ये डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके यहां आ गया. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर. किसके किसके वजह से वर्क होगा? क्या नॉर्मल की वजह से कोई वर्क होगा? नहीं. फ्रिक्शन की वजह से वर्क होगा? होगा. कितना होगा? माइनस, क्योंकि अपोजिट दोनों, F × 10. ठीक है, फ्रिक्शन अगर पता रहता तो कर देते, लेकिन उसकी वजह से पूछा नहीं हमसे, तो क्यों ही उसके बारे में सोचे. हमें किसकी वजह से पूछा? वर्क डन बाय ग्रेविटी. अब ये निकालने के दो मेथड है. मैं दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूं, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड. तो पहला मेथड तो ये है कि आप सिर्फ ये फोर्स देखो mg. ये फोर्स कितना हो गया mg, और ये किधर लग रहा है? नीचे के तरफ. ये हो गया mg. डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये हो गया 10. ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री. दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री. तो fs cos थीटा के फॉर्मूला लगा करके वर्क होता है fs cos थीटा. कांस्टेंट फोर्स है ना जी. mg तो गिवन कांस्टेंट है ना, वेरिएबल नहीं ना है. वेरिएबल का मतलब इसका वैल्यू चेंज करे. कैसे पता करेंगे वो वेरिएबल है? इक्वेशन दिया रहेगा 2x 2t ऐसा कुछ. तो f कितना हो गया? फोर्स है कितना है mg इंटू डिस्प्लेसमेंट s इंटू cos थीटा. सब वैल्यू रख दो. n कितना है 5 g. अच्छा ये थीटा मत लिखना, इसमें 60 रहने दो. mg का वैल्यू 10, s कितना 10, और cos 60 कितना हाफ 250 जूल. ठीक है. आप में से कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर 9, ठीक है 9.8 ले लीजिए, कोई बात नहीं. दूसरा तरीका है कि देखिए ये जो mgs के दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ mg sin थीटा, ये इसमें 60 मिटा दे रहा हूं. mg sin थीटा, जिसमें थीटा कौन सा वाला लेते हैं? ये वाला, मतलब mg sin 30 में लिख ही दे रहा हूं mg, और इधर की तरफ mg cos 30. अच्छा ये सब मैं इसलिए बोलता हूं, ये जो मैं कहता हूं ना mg इधर की तरफ mg sin 30, क्योंकि मुझे पता है कि इस बैच में कुछ लोग महामूर्ख हैं, है ना. और तुम लोग के बैच में नहीं, सब बैच में कुछ महामूर्ख होते हैं जो वर्क पावर एनर्जी तक पहुंच के भुला जाते हैं कंपोनेंट कैसे लिखना है. और ये कोई आम बात है, कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है. तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं. खैर, इस mg cos 30 की वजह से कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट इधर है 90 डिग्री. तो जो भी वर्क होगा किसके वजह से होगा? mg. और ये तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही है, तो cos 0 लिखेंगे जो कि 1 होता है. तो सीधा सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहां वर्क डन बाय mg कितना लिख दोगे? mg sin 30 इनटू डिस्प्लेसमेंट 10. अब देखो अगर मैं गलती से ना थीटा लिख देता तो कुछ लोग महामूर्ख कंफ्यूज जाते हैं. सर इधर में mgs cos थीटा, इधर में mgs sin थीटा, कैसे सर? इसीलिए बार बार ऐसे लिख रहा है. mg का m का वैल्यू 5, g का वैल्यू 10, sin 30 हाफ इंटू 10 250 जूल. अब 9.8 लेके दिया हो, आप 10 की वैल्यू 9.8 ले लीजिए. कितना 245 245 हो जाएगा. ठीक है. 5वां नंबर सवाल, इसके बाद हम लोग चलते हैं. 5वां नंबर सवाल है अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन. तो इसमें लिख दिया है कि कांस्टेंट फोर्स है. A constant force of 2.5 Newton
accelerates a stationary particle, accelerates a stationary particle, accelerates a stationary particle of mass 15 gram, of mass 15 gram through a displacement of 2.5 meter, through a displacement of 2.5 meter. Find work and average power. Find work and average power. अब गौर से देखिए जरा, एक कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स कितना है 2.5 न्यूटन। इसके वजह से एक पार्टिकल जो कि पहले स्टेशनरी था मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसका मास कितना है 15 ग्राम। 15 ग्राम का मतलब 15 गुना 10 का पावर -3 kg। तो यहां एक्सेलरेशन निकाल लेंगे F/m करके। एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स बाय मास, उससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और देखिए यहां पे यही फोर्स मोशन भी करा रहा है, यही फोर्स उसको एक्सेलरेट करा रहा है थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2.5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 2.5। तो अच्छा एक्शन का जरूरत ही नहीं है, फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या पूछा है वर्क। तो एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा। वर्क कितना हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 2.5 इनटू डिस्प्लेसमेंट भी 2.5। वर्क कितना हो जाएगा 6.25 जूल। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो cos 0 1 हो गया। और एवरेज पावर, पावर होता है वर्क बाय टाइम। पावर क्या होता है, तो टाइम हम लोग को चाहिए। और टाइम कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे यहां से और इक्वेशन लिखेंगे S इज इक्वल्स टू ut प्लस S पता है, ut तो 0 हो जाएगा, हाफ a निकाल चुके होंगे यहां से, t निकाल के वहां रख देंगे, तो क्या निकल जाएगा एवरेज पावर निकल जाएगा। निकालिए। अब मैं ज्यादा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, आप लोग, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं तो आप उसमें से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम r1, मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर उसका दिया हुआ है 2 मीटर i कैप प्लस 3 मीटर j कैप टू r1 से चला और r2 पे पहुंच गया, जो कि है 3 मीटर i कैप प्लस 2 मीटर j कैप। और आपसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F is equals to 5 न्यूटन I कैप प्लस 5 न्यूटन J कैप। तो वेरी इजी, ऐसा क्वेश्चन लोगों ने किया था। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, देखिए नंबर दिया हुआ 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, कांस्टेंट फोर्स है और किस फॉर्म में दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में। पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, माइनस कीजिए, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो I कैप लिख देते हैं। 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1। और जिसको माइनस करने नहीं आता है वो कृपया बुतरू वाले क्लास में 1 और 2 में चले जाओ। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। वर्क पूछा है, वर्क होता है F डॉट S, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, I वाला को I के साथ, J वाला को J के साथ। तो यहाँ I वाला 5 है, यहाँ I वाला 1 है, मल्टीप्लाई होके 5 हो गया, यहाँ J वाला 5 है, यहाँ -1 है, -5, इसका मतलब वर्क कितना हो गया 0। आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क रहा, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फोर्स है F इज इक्वल्स टू A प्लस BX। एक फोर्स है F इज इक्वल्स टू A प्लस BX और इसके वजह से वर्क बताना है और x की वैल्यू आपको 0 से x इज इक्वल्स टू D तक में वर्क बताना है। ठीक है, ये फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स, लेकिन वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया होगा।
तो इस फोर्स की वजह से, वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन एफ डीएक्स, इंटीग्रेशन एफ डीएक्स। आप ध्यान रखिए कि आप dx भी लिख सकते हैं, dy भी लिख सकते हैं, dz भी लिख सकते हैं, dr भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि ये जो फोर्स दिया हुआ है किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का। अच्छा dt मत लिख देना, t मतलब टाइम होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं जो वेरिएबल यहां दिया हुआ है। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, मैंने कराया नीट वाले आर्काइव में, उसमें y दिया हुआ था a प्लस बी वाई, तो पाई भी रह सकता है। खैर ये फोर्स लिख दीजिए a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, और कहां से कहां इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 से d तक। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले a dx, तो a एज इज dx का इंटीग्रेशन x, b x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x dx का इंटीग्रेशन बोलो भाई x स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन नहीं आता आप लोग को, आता है ना। पहले x की जगह d पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ad प्लस bd स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस 0 पुट करिए तो खत्म हो जाएगा, तो वर्क हो गया ad प्लस bd स्क्वायर बाय 2। आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 9 महत्वपूर्ण सवाल है, सुनिए। अ ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम slides down an incline of inclination 37 degree with uniform speed. Very important. एक inclined plane है और जिसका इंक्लिनेशन है 37 डिग्री। इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, जिसका मास है 250 ग्राम, मतलब 0.25 kg, 0.25 kg है, और ये इस पर स्लाइड कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। क्या मतलब इसका, कैसा मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट स्पीड का मतलब यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है। अब जरा सोचिए कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा रहता और इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ होता, ये क्या होता, तो ये यूनिफॉर्म, ये जीरो एक्सेलरेशन तो थोड़ी नीचे आता है, किससे आता है, जी साइन थीटा से। मूर्खों, जी टैन थीटा होता था। इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ब्लॉक रखिए, चले तो ब्लॉक स्लिप ना करे नीचे, तब जी टैन थीटा होता है। जी साइन थीटा से ये नीचे आता है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, और वो इतना ही लग रहा होगा जितना इधर लगता है। इधर कितना लगता है, mg साइन थीटा। उतना ही फ्रिक्शन लग रहा होगा, mg साइन थीटा। कितना लग रहा होगा फ्रिक्शन, क्यों, क्योंकि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, मतलब जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स नीचे। कितना फोर्स है, तो ऊपर भी कितना। आपको बोल रहा है कि बताइए फाइंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। जब भी ये वर्ड यूज कर दे अगेंस्ट, इसका मतलब कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बोला है ना, तो आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालिए और उसमें क्या लगा दीजिए, माइनस। वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपसे पूछा है, अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा है, पहले आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालिए, उसमें क्या लगा दीजिएगा, माइनस। उसको बोलेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर ये डिस्प्लेस करे 1 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, तो निकाल ही सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना है, mg sin थीटा, बोलो। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1, और दोनों सेम डायरेक्शन में क्या, अपोजिट। फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, बोलो। हाँ, ये mg sin थीटा, ये वाला नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये mg sin थीटा कौन वाला है, तो माइनस m का वैल्यू 0.25 इंटू g का वैल्यू 10 करोगे कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू साइन 37, 3/5 इंटू 1, तो ये 0.5, 1 माइनस 1.5। ठीक है, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हुआ। अगर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछे तो 1.5। जब भी अगेंस्ट वर्ड यूज कर दे तो इसका ये मतलब होता है। तो यहां समझने वाली बात ये थी कि अगर ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब नीचे फोर्स क्या लग रहा है, mg sin थीटा, उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा होगा, mg sin थीटा के बराबर ही, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। इसको लिखिए, फिर हम लोग 10वें नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। टेन नंबर सवाल है, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज केप्ट ओवर another block of mass capital M and the system rests on a horizontal surface। तो ये डायग्राम दिया हुआ है। अब बात नहीं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास कैपिटल M है और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास स्मॉल m। A constant force F acting on the lower block produces an acceleration this। इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है F, जिसके वजह से एक्सलेशन जो हो रहा है वो है F by 2 times of capital M plus small m। In the system the two blocks always move together। और ये भी कह रहा है कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं इस एक्सलेशन से। मतलब ये वाला कौन सा एक्सलेशन है? कॉमन एक्सलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एक्सलेशन। ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं कर रहे। पहला पार्ट पूछ रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इन दोनों के बीच का यहां का काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट बता दीजिए। ये पूछा गया म्यू के। दूसरा पूछा गया, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। तो एक चीज और क्या पूछा गया, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर ब्लॉक। मोहिनी उस दिन आई थी? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तुम जो अभी सवाल पूछ रही थी, ये मार्कर चल रहा है 7 नंबर वाला, वो इसी पे बेस्ड है। उसके बाद फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक इफ द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ द सिस्टम। मतलब इसके वजह से वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक फॉर डी डिस्प्लेसमेंट, फॉर डी डिस्प्लेसमेंट। समझिए, ये थोड़ा अच्छा सवाल है और ये वर्क पर एनर्जी का कम, फ्रिक्शन का ज्यादा सवाल है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम का ज्यादा सवाल है। समझिए ध्यान से, टू ब्लॉक प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि इसको सिस्टम मान के चेक करते हैं कि ये साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। यहां पे क्वेश्चन आसान कर दिया है, क्वेश्चन में कह दिया है कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे एक कॉमन एक्सलेशन से। इसका मतलब आप धूमधाम से इसको क्या मान लीजिए, सिस्टम मान लीजिए। इस सिस्टम पर आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? F। इस सिस्टम का वेट कितना नीचे लग रहा होगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G। और इस सिस्टम पर नेट नॉर्मल जो लग रहा होगा वो होगा N। और इस सिस्टम पर फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ लग रहा होगा वो होगा म्यू के इंटू N। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू के इंटू N, क्योंकि चल रहा है। म्यू के और N का वैल्यू, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो N का वैल्यू होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल्स होंगे और जो फ्रिक्शंस होंगे उनको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स हुआ। और जब हम लोग सिस्टम का एफबीडी बनाते हैं तो सिस्टम के इंटरनल फोर्स को नहीं दिखाते। इंटरनल फोर्स उसको बोलते हैं, सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। तो ये बिगर ब्लॉक स्मॉलर ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन या जो नॉर्मल लगा रहा होगा, या दोनों एक दूसरे पर जो नॉर्मल लगा रहा होगा, उसको अभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अभी सिस्टम का एफबीडी बना है। अकेला अगर एफबीडी बनाया जाए तो फिर उसको दिखाएंगे। एफबीडी कंप्लीट हो गया, ये सिस्टम आगे की तरफ एक्सलेट कर रहा है, तो आगे की तरफ इक्वेशन लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? F माइनस म्यू के इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G इज इक्वल्स टू F अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m। हम लोग को म्यू के का वैल्यू निकालना है, तो इस वाले टर्म को हम लोग उधर भेज देते हैं, इस वाले टर्म को उधर भेज देते हैं और F कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G। यहां पे ये 2 कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m एलसीएम हो गया, यहां चला जाएगा 2 कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m माइनस 1 इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू
जी। तो म्यू के का वैल्यू हो गया, ये सबको इधर भेज दीजिए, एफ इंटू 2 कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम माइनस 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ये भी एक आ गया तो स्क्वायर इंटू जी। देखिए इसी फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है ना, एक बार सब लोग चेक कर लीजिए। इसी फॉर्म में कि फॉर्म चेंज है, कुछ और इसमें लिखना है। 10 का ए का कैपिटल एफ बाय 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। वो भी होगा फर्स्ट इक्वेशन में। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज मास छूट गया, तो ये तो कट जाएगा ना, तो ये तो आसान था, एक लाइन का था। ये तो एक लाइन का, तो ये f/2 हुआ, इधर आके माइनस f/2, तो f/2 ही बचेगा, इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। तो म्यू के एक लाइन का हो गया f अपॉन 2 इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, मतलब ये वाला पार्ट का। अब आपसे पूछा है कि बताइए स्मॉलर ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब देखो अगर सिर्फ स्मॉलर ब्लॉक को देखा जाए, अब ये बताओ पहले स्मॉलर ब्लॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो चल रहा है। स्मॉलर ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चल रहा है, और हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बैठ के बात कर रहे हैं। अब इस स्मॉलर ब्लॉक को अगर देखा जाए तो इस स्मॉलर ब्लॉक पर क्या फोर्स लग रहा होगा? इसका वेट स्मॉल mg नीचे, जो नीचे बिगर ब्लॉक है वो इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा n1, और ये किधर चल रहा है? आगे चल रहा है। किधर चल रहा है? आगे। कितने से? ये वाला कॉमन एक्सप्रेशन से, AC से। वही नहीं, अगर ये आगे चल रहा है तो कैसे चल सकता है आगे, जब तक आगे फोर्स ना लगे? चल सकता है। इसका मतलब कि इस बिगर ब्लॉक और स्मॉल ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन होगा वो इसको आगे ले जाएगा। और इस बात से ये साबित होता है कि आप लोग आज तक जो सोचते थे कि फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगता है, मोशन के अपोजिट लगता है, ये गलत सोचते थे। इस ब्लॉक को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। और ये मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया था कि फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है। जब हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन ही चलाता है, पेन कॉपी पर फ्रिक्शन की वजह से ही चलता है, तो फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करता है। ये जो आपके मन में बैठा हुआ है ये आपका खुद का फिजिक्स है, ये न्यूटन बाबा का फिजिक्स नहीं है। और फिजिक्स में उन्हीं बच्चों को दिक्कत होता है जो अपना तैयार करते हैं, अपने आप को रिसर्चर सोचते हैं, और ऐसे रिसर्चर का कहना होता है कि फ्रिक्शन मोशन के डायरेक्शन में लगता है, नॉर्मल mg के बराबर होता है हमेशा, और ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट घटिया घटिया कचरा भर के उनसे सवाल नहीं बनता है और उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। फिर बोलते फिजिक्स बहुत टफ भाई, बहुत टफ है ना। और वो उनका बनाया हुआ फिजिक्स है, न्यूटन बाबा का फिजिक्स टफ नहीं है, जो उनका बनाया हुआ फिजिक्स होता है वो टफ होता है, क्योंकि वो इस कचरे को दिमाग में रखते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन लोग तुरंत निकाल सकते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स ही इसको चला रहा है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, m इनटू AC, और AC कितना है? कैपिटल M बाय 2 टाइम्स ऑफ m प्लस। ठीक है, तो वही जो तुम एग्जांपल पूछी, जो एग्जांपल नंबर 7 था, उसमें था कि एक भाई ब्लॉक है वो हथेली पे रखा हुआ है और ये चल रहा है। तो यहाँ पे दो सिस्टम हो गया। 7 नंबर सवाल यही था कि ये एक ब्लॉक, मतलब ये तीनों को आप ब्लॉक समझिए, और नीचे मेरा हथेली भी एक ब्लॉक, दोनों चल रहा है। तो ये कैसे आगे बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ मेरा हथेली जो एक आगे फ्रिक्शन लगा रहा होगा जो इसको चला रहा है। खैर, ये बात समझ गए? तो ये दूसरा पार्ट का आंसर आ गया। तीसरा पार्ट के आंसर में इसी फोर्स की वजह से खाली वर्क पूछा है। ये फोर्स आगे ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट डी आगे ही हो रहा है, तो वर्क कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना हो जाएगा? ये वाला फोर्स स्मॉल m इनटू कैपिटल M बाय 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू ये वर्क। क्या ये सारी बातें क्लियर है? तो 10 नंबर का आंसर यही दिया हुआ है ना। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से पहले मुझे कुछ बात याद आ गई अभी बोलते बोलते। तो एक मैं कहानी मैं सुनाता हूं, मार्क स्पिट्ज और माइकल फेल्प्स का। सुने आप लोग कहानी?
जानते हैं इनको कौन थे? मार्क स्पिट्ज अपने जमाने के वन ऑफ द बेस्ट एथलीट थे। 1972 में म्यूनिक में, म्यूनिक एक प्लेस आई थिंक जर्मनी में है, ज्योग्राफी में सही नहीं है, म्यूनिक जर्मनी में है, म्यूनिक एक प्लेस है जर्मनी या जहां भी हो, देख लीजिएगा एक बार। तो म्यूनिक में ओलंपिक्स हुआ था और वहां पे मार्क स्पिट्ज ने 6 या 7 गोल्ड मेडल सिर्फ एक ओलंपिक्स में जीत लिए थे, सिर्फ एक ओलंपिक्स में। सोचो इंडिया में अगर एक आदमी कोई एक ओलंपिक लेके आ जाए ना, तो हम लोग उसको तो बाप रे बाप क्या क्या नहीं करते हैं, है ना, सिर पे चढ़ा लेते कि एक ओलंपिक्स गोल्ड मेडल लेके आया है। अकेले उस बंदे ने, अमेरिकन था, अमेरिकन एथलीट ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? 6 या 7, एग्जैक्ट नंबर नहीं, कुछ मुझे नहीं पता, 6 या फिर 7, दोनों में से कोई एक था। 7 गोल्ड मेडल अकेले जीते थे। जिस दिन उसने 7 गोल्ड मेडल जीता तो उससे रिपोर्टर ने पूछा कि दिस मस्ट बी योर लकी डे, यू हैव वन 7 गोल्ड मेडल्स, इट्स अ रिकॉर्ड चैंपियनशिप, आज तक कोई ऐसा नहीं जीता था। वो रिपोर्टर को बुलाया और रिपोर्टर को लिटरली लताड़ना होता है ना, डांटना, उस अंदाज में कहे, यू थिंक दिस इज माई लकी डे? दिस इज नॉट लक, दिस इज माई हार्ड वर्क, आई हैड पेड 10,000 आवर्स फॉर दिस 10 सेकेंड रेस। 100 मीटर की रेस को 10 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है। फॉर दिस 10 सेकेंड आई हैड पेड 10,000 आवर्स ऑफ माई लाइफ। और अगर मेरा गणित सही हो तो 10 आर को अगर आप 4 से डिवाइड कर दें तो 2500, 2500 को 365 से डिवाइड कर दो तो अप्रोक्सीमेटली 8 घंटा हर दिन, 4 साल तक 8 घंटा हर दिन, बिना कोई संडे, बिना कोई छुट्टी, अगर मेहनत करें तो आप में से भी कोई लोग गोल्ड मेडल लेके आ सकते हो। मसला यह है कि क्या आप 8 घंटे डेली वो मेहनत कर सकते हो। उसने स्विमिंग में जीती थी एक रेस, उसमें स्विमिंग में था। स्विमिंग करना दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है। जिनको मोटापा की बीमारी होती है, मोटापा होता है, वो कहा जाता है कि आप स्विमिंग कीजिए 10 मिनट। नहाते हैं हम लोग, आधा घंटा आप नहाइए, आधा पौन घंटा बाद आपका हाथ पैर जो होगा वो बहुत अजीब तरह का हो जाता है पानी की वजह से। आप सोचिए 1 घंटे में आपका हमारा हालत पानी में सिर्फ नहाने से, नहाना तो मौज मस्ती करना हुआ, स्विमिंग अगर करेंगे 8 घंटे डेली पानी में रह के तो क्या हालत होगी। और वो भी एक दिन नहीं। कभी आप लोग कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धोने के बाद हाथ कितना गोरा गोरा हो जाता है ना। कुछ लोग जाने कपड़ा इसलिए धोते हैं चलो इसी बहाने हाथ गोरा हो जाए, है ना, सर्फ वगैरह में रहने से हो जाता है सब। 8 घंटा 4 साल तक डेली, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड हार्ड वर्क, एंड दिस पेज ऑफ ऑलवेज। खैर, मार्क स्पिट्ज ने उसको बहुत लताड़ा और कहा कि इट्स नॉट माई लक, इट्स ऑलवेज माई हार्ड वर्क। और यही हार्ड वर्क आपको भी चाहिए। आपका भी जो एग्जाम है ना, वो अभी भी 1.5 साल है। आज हम लोग फरवरी में हैं, जून में एग्जाम है आपका, ठीक है। मैं एडवांस की बात करता हूँ या नीट वाले बच्चों के लिए नीट की बात। जेई मेंस जो जितने फेजेस में होते हैं वो क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाई करना आईआईटी के लिए, हालांकि उससे भी कॉलेज मिलेंगे आपको। जो लोग लो लेवल के होंगे तो वही मिलेगा, खैर, हालांकि वो भी अच्छा है। तो इतना मेहनत करना, अगर आप डेली क्वांटिन्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं, डेली पढ़ाई कर सकते हैं डेली, तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जो पढ़ाई है ना डेली कर पाना बहुत मुश्किल काम है, और आप में से मैक्सिमम लोग वो चीज नहीं करते। 2008 में माइकल फेल्प्स ने, वो भी एथलीट था अमेरिका का ही, उसने मार्क स्पिट्ज के 1972 म्यूनिक ओलंपिक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2008 में बीजिंग में जब ओलंपिक्स हुआ था तो माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। अगर उसने 7 जीते थे तो इसने 8, अगर उसने 6 जीते थे तो उसने 7, एक ज्यादा जीत करके उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया था अकेला माइकल फेल्प्स ने। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उससे 2-3 साल पहले माइकल फेल्प्स का हाथ टूट गया था। दाहिना हाथ उनका शायद टूट गया था, या पैर, ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, हाथ या पैर में से कोई एक चीज टूट गया था। अब अगर आपको स्विमिंग की थोड़ी भी जानकारी हो तो हाथ पैर दोनों का बहुत ही रोल होता है स्विमिंग में। हाथ टूट गया, डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए हाथ तो ठीक हो जाएगा लेकिन समय लगेगा, लेकिन अब आप स्विमिंग नहीं कर सकते, उसके लिए जो स्ट्रोक्स लगाना पड़ता है, उसके लिए जो ताकत चाहिए आपके हाथ पैर में, वो अब नहीं बचा है, आप स्विमिंग नहीं कर सकते।
फेल्प्स घर आए, घर आके सदमा में चले गए। सदमा में उनको ये लग गया कि हमको जिंदगी में कुछ नहीं आता है, और मेरा नाम बस एक ही चीज से है कि हम एक एथलीट हैं, एक स्विमर हैं जो कि स्विमिंग कर सकते हैं। अगर मेरा अकेल इकलौता ये जो पहचान है वो भी ले लिया जाए तो फिर मैं इस दुनिया में कहाँ आया है। वो डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब आप इलाज कीजिए, स्विमिंग में तो हम नहीं छोड़ेंगे, करेंगे। चाहे डॉक्टर उनको मना किए, बोले कि आपका हाथ हो सकता है और खराब हो जाए, जो भी हाथ पैर जो भी टूटा था वो और खराब हो जाएगा। माइकल फेल्प्स ने कहा कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको पूरी जिंदगी में बस एक ही चीज आता है, और अगर वही चीज हम नहीं करते हैं तो मेरा पहचान खत्म हो जाएगा। जैसे आपका पहचान है पढ़ाई करना, और अगर आप पढ़ाई छोड़ करके बाकी सब चीज कर रहे हैं तो उससे आपकी पहचान नहीं बनेगी। अगर आप खिलाड़ी हैं तो भले फिर आपके लिए वो पहचान है, अगर आप एक म्यूजिशियन है, गिटारिस्ट है, तो भले आपके लिए वो पहचान बन सकता है। लेकिन अगर आप गिटारिस्ट या प्लेलिस्ट, कुछ लोग बोलते हैं ना कहाँ सर हम तो गिटारिस्ट है, तो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ नहीं है उनके लिए आपका पहचान आपकी पढ़ाई है। माइकल फेल्प्स ने उसी स्थिति में पूरा प्रैक्टिस किया था, और फिर जो बीजिंग ओलंपिक्स था उसमें से एक था 100 मीटर रेस। इसके बारे में थोड़ा सा इसमें भी दिया हुआ है, मतलब उसका माइकल फेल्प्स का नहीं दिया हुआ है, इसमें एक ओलंपिक्स का चर्चा है क्वेश्चन नंबर 23 में, ग्रिफिन जॉइनर के बारे में है। अच्छा 22 में भी है, 22 और 23 में भी कुछ ओलंपिक्स के बारे में दिया गया है, उसे पढ़िएगा, उसमें भी बात है। तो जब बीजिंग ओलंपिक हुआ उसमें 100 मीटर स्विमिंग में जो ये आए थे माइकल फेल्प्स जो जीते थे, उनसे दूसरे नंबर पे जो था, उन दोनों में 0.01 सेकंड का सिर्फ फर्क था। 0.01 सेकंड का सिर्फ फर्क था। आप सोच लीजिए, सेकंड के 100वें भाग का, बस इतना ही अंतर था। और माइकल फेल्प्स ने अपने इंटरव्यू में कहा, जब उनसे पूछा गया कि वो जो आखिरी का 0.01 सेकंड था, बस उतने में आप आगे निकल गए, तो उन्होंने कहा कि उस आखिरी सेकंड में मुझे उसी पैर हाथ जो भी उनका टूटा था उसमें ताकत दी जिसका ताकत मैं भूल चुका था, उसी टूटे हुए ने। आप मेहनत करके ना हर चीज को चेंज कर सकते हैं। ये आसान काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नाम भी तो उसी का होता है। आज माइकल फेल्प्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसका या क्या बोलते उसको मियाद दे रहे हैं, दाद दे रहे हैं, समझा रहे आपको, है ना, तहजीब दे रहे हैं, ताकि आपके बारे में लोग कहें। और उस मुकाम पर अगर पहुंचना है ना, तो मेहनत भी उसी मुकाम जैसा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है उस मुकाम पे पहुंचने का एक रास्ता दिखाता है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाँ बोलिए। कल नहीं, आज तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 जरूर कराऊंगा, है ना। कल तो मुझे पक्का पता है कि सब लोग करके आ जाओगे। कल इसलिए सब लोग करके आ जाओगे, कल तुम वो चीज देखोगे, बट कल किसने देखा, कल हो ना हो, है ना। स्किप कर दिया, नहीं स्किप नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर इतना कहानी सुनाया है, तो 11 तो मैं आज ही कराऊंगा। 11 नंबर सवाल है कि एक बॉक्स है, और इस बॉक्स का मास 2000 न्यूटन, सॉरी इस बॉक्स का वेट 2000 न्यूटन है, तो इसका मास हम लोग कितना ले लेते हैं 200 kg, g की वैल्यू 10 मान लेते हैं। इज टू बी स्लोली स्लाइड करना है। स्लोली स्लाइड करने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अप्रोक्सीमेटली थ्रू 20 मीटर ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक हैविंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 मीटर विद द बॉक्स। और यहां का जो म्यू है वो कितना है 0.2 मीटर है, और यहां से हम लोग को इसको स्लाइड करना है कितना डिस्टेंस तक 20 मीटर डिस्टेंस तक। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट आसान है, फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विद अ चेन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। एक पर्सन है, उसने एक फोर्स लगाया है F ऐसे, और ये फोर्स कितने एंगल पे लगाया है थीटा एंगल पे। तो पहला पूछा है फाइंड वर्क डन बाय F एट थीटा एंगल, मतलब ये थीटा इज गिवन, ये थीटा यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे थीटा क्या है दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो लेकिन F नहीं दिया हुआ है,
ये F निकालते हैं, और ये F निकालने आपको फ्रिक्शन में सिखाया गया था कि कितना फोर्स लगाए ताकि ये ब्लॉक जस्ट चल सके। और क्वेश्चन में लिखा है ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड कर रहा है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, जस्ट स्लाइड करके धीरे धीरे स्लोली स्लाइड करके आगे बढ़ रहा है। और जस्ट स्लाइड के लिए ये फोर्स कितना होता है ये निकालना आपको सिखाया गया था फ्रिक्शन में। लेट्स रिकॉल इट। ये जो F है इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये F का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा, ऊपर की तरफ F sin थीटा। इस पर नॉर्मल n ऊपर रहेगा, इसका वेट mg नीचे रहेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, n प्लस f sin थीटा, और नीचे की तरफ फोर्स कितना है, mg। तो n का वैल्यू हो जाएगा mg माइनस f sin थीटा। ये पहला इक्वेशन। अगर आपको याद हो कि ढूंढना हो कि कहां लिखा हुआ था, तो ये जब पुलिंग वर्सेस पुशिंग डिस्कस कर रहे थे तो वहां लिखा हुआ है पुलिंग केस में। इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ रहेगा, फ्रिक्शन म्यू इनटू n रहेगा क्योंकि ये जस्ट स्लाइड कर रहा है। म्यू और n का वैल्यू कितना, mg माइनस f sin थीटा। और जस्ट स्लाइड करने के लिए ये वाला f cos थीटा जो इसको चला सकता है वो जस्ट ज्यादा होना चाहिए इस वैल्यू से। जस्ट ज्यादा के लिए हम लोग बराबर ही लेते हैं, और बराबर ले लीजिए तो f cos थीटा कितने के बराबर, म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा। तो यहां से f का वैल्यू आ जाएगा म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ये f का वैल्यू होगा, और ये थीटा एंगल पे लग रहा है। तो इस फोर्स का वैल्यू निकाल ली हम लोग। ये हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना है s, जो कि 20 मीटर। तो पहला पार्ट में वर्क निकालना था, वेरी इजी। वर्क क्या होता है, Fs cos थीटा। तो F तो हम लोग को पता है, F कितना है, म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इंटू s इंटू cos थीटा। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को रख दीजिए। म्यू का वैल्यू कितना है 0.2, mg का वैल्यू कितना है 2000, तो 2000 इंटू 0.2 करेंगे तो 400 इंटू s का वैल्यू 20। ये cos थीटा को नीचे भेज दीजिए, तो cos थीटा पे cos थीटा 1 हो जाएगा, प्लस म्यू जो कि 0.2 है इंटू sin थीटा पे cos थीटा tan थीटा। तो वर्क की वैल्यू हो जाएगी 8000 बाय, इसी फॉर्म में आंसर है कि कुछ और फॉर्म में, किस फॉर्म में आंसर है बताइए जरा। आंसर जो है इसका 5, अच्छा ये 0.2 जो है इसको 1/5 लिख देते हैं, और ये 5 यहां आ जाएगा, फिर 5 ऊपर भी चल जाएगा, तो 40000 बाय 5 प्लस tan। ये पार्ट आसान है, इस पार्ट में मुझे दिलचस्पी नहीं थी, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। ये पार्ट तो कुछ लोग पहुंच ही गए थे, ये आंसर होता पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट जो था, दूसरा पार्ट सवाल का सुनिएगा, पहले सवाल का दूसरा पार्ट सुनिएगा तब से समझिएगा। दूसरा पार्ट है सवाल का, फाइंड द वर्क। पहले मैं सवाल का स्टेटमेंट एग्जैक्ट लिख रहा हूं। फाइंड द वर्क, जहां भी मुझे स्टेटमेंट बहुत प्यारा लगता है, उससे दिल लगी होती है, उसको मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, और अगर मेरी दिल लगी है तो आपका भी होना चाहिए उससे प्यार मोहब्बत। फाइंड द वर्क व्हेन द पर्सन has chosen a value of theta which ensures him the minimum magnitude of force, अब बस इस बात को समझ लेते तो आपका काम हो जाता। और ये बात मैंने फ्रिक्शन में बकायदा सवाल से करवाया था कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स मिनिमम का होगा, इसका कंडीशन हम लोग देखे थे कि ये मिनिमम तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर, ये जो टर्म हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। और ये मैक्सिमम कितना होता है, अंडर रूट ये कॉस का कोएफिशिएंट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और ऐसा कब होता है, एट, उसका फॉर्मूला बताए थे, एट tan थीटा इज इक्वल्स टू
और याद रखने बताए थे tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो साइन का कोएफिशिएंट म्यू, कॉस का कोएफिशिएंट 1, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू पे। और मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन में tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। 3 जगह टोटल यूज होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज और ये वाला एंगल, जिस एंगल पर फोर्स क्या हो, मिनिमम हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड वर्क, वर्क निकालिए कब, व्हेन द पर्सन हैज चूजन अ वैल्यू ऑफ थीटा, उसने थीटा की वैल्यू कुछ ऐसा चूज की है कि दैट इंश्योर्स हिम मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जिससे फोर्स मिनिमम हो। फोर्स मिनिमम कब होगा, जब वो थीटा की क्या वैल्यू चूज करे, tan इनवर्स म्यू, थीटा की क्या वैल्यू चूज करे, tan इनवर्स म्यू। जब वो ऐसा वैल्यू चूज करेगा तब जो फोर्स होगा वो मिनिमम होगा। उस केस में वर्क बताइए, तो इस केस में वर्क लिखिए, वर्क फिर से क्या लिखेंगे, Fs cos थीटा। इस बार फोर्स का वैल्यू कितना, तो ये F कितना हो जाएगा मिनिमम फोर्स, म्यू mg बाय ये वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और थीटा कितना है, ये रहा थीटा, ये रहा, तो यही थीटा ये वाला थीटा है, थीटा ये वाला एंगल है ना जी। एंड कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो अब फिर से यहीं पे यही आपका बचपना है, यही आपका पूरा कम्युलेटिव स्टडी है, बचपन से पढ़ते आए हैं। tan थीटा दिया हुआ है बुतरू, तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री पहला एक्सरसाइज, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ट्रायंगल बनाइए, ये थीटा परपेंडिकुलर हो गया म्यू, बेस हो गया 1, आई पुट म्यू अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो cos थीटा कितना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1 बाय ये, तो 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा म्यू mgs अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कुछ लोग ये वाले में फंस जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे अटक जाते हैं, मैक्सिमम लोग यही वाले में गलती करते हैं। जैसे सिकंदर, तुम इसी बात में गलती कर रहे थे, है ना, cos थीटा तुम बोल रहे थे जीरो ले लेंगे सर, कैसे जीरो ले लेंगे भाई, फोर्स जब तुम लगा दिए इस एंगल पे तो जीरो कैसे ले लेंगे, ये ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। मैं वैल्यू पुट करके दिखा दूं क्या, कहां लिखें, यहां लिख देते हैं, तो वर्क हो जाएगा इस केस का, म्यू की वैल्यू 0.2, mg की वैल्यू 2000, तो फिर से हो गया 400 इंटू एस 20, ये हो गया 8000 बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर 0.04, तो अप्रोक्सीमेटली 8000 जूल आ जाएगा। तो क्या दिया आंसर में, अप्रोक्सीमेटली ये दिया होगा क्या, 7, हाँ तो ठीक है, तो दिया है 7690, इसको डिवाइड करोगे तो उसी के आसपास आएगा, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेट लिख दिए, 1.04 से डिवाइड करोगे तो उसी के आसपास आएगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली निकाल दीजिए, कितना दिया हुआ एग्जैक्टली बताओ, 7690, ठीक। क्या ये बातें क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में बननी चाहिए, और अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाता है, इसका मतलब आप उसी माइकल फेल्प्स जैसे मेहनत कर रहे हैं, और फिर आपको इस एग्जाम के सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की गारंटी मैं लिखित में दे सकता हूं, और क्योंकि आज किसी में से ये नहीं बना, इस बात को मैं ये सत्यापित करता हूं कि आप लोग कोई भी उस लेवल का मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर आप उस लेवल का मेहनत करना चाहते हैं तो ये सवाल आपसे बने, सवाल आपसे बने तभी आपका सिलेक्शन होगा। सवाल मैं बता दूं अच्छे अच्छे, उससे सिर्फ आपका डाउट्स क्लियर होगा, और उससे आपका मेंटल एक्सरसाइज नहीं होगा। आपका मेंटल एक्सरसाइज तभी होता जब आप अगर ये बात को देखते तो आपको याद आना चाहिए था, अगर नहीं भी याद आता तो फ्रिक्शन का कॉपी पलट पलट के अभी देखते कि कहां ये बात बताया गया था, उस बात को इस्तेमाल करते, और खुद से जब ये आंसर हासिल करते ना, वो खुशी, वो कॉन्फिडेंस जो आप में आता, वो कॉन्फिडेंस आपसे अगले टफ क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकता था। इस उम्मीद के साथ कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे, इसी के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 30 तक, 12 से 30 तक आपका होमवर्क रहा। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, ठीक है, जो जो आप लोग डाउट पूछेंगे। होमवर्क कितना से कितना रहा, 12 से 30, और नीट वाले बस 30 तक करें, 30 के आगे कृपया ना आ जाए। 31 से 51 तक
इसमें एक छोड़ देना है एक्सेप्ट 49, वो सर्कुलर मोशन में हम लोग करेंगे। तो 31 से 51 एडवांस लेवल के सवाल हैं और इसको मैंने एडवांस सीरीज में कवर किए हैं। इसको एडवांस सीरीज के L5 और L6 में कवर किया गया है। तो जो लोग से 30 तक बन जाए एडवांस सीरीज में, इनको जरूर करके अपने डाउट क्लियर करें। मैंने सारे सवाल नहीं बनाए 31 से 51 तक, लेकिन जितने भी अच्छे हैं उसको उसमें बताया गया है L5 और L6 में। तो अगली क्लास में आप लोग 30 तक करके आएंगे और जैसे ही 30 तक करके आएंगे मैं इसके डाउट्स बता दूंगा तो काम तमाम हो जाएगा। तो कल ही सारी क्लास है ना, तो कल आप करके आएंगे, कल ही खत्म कर लेंगे हम लोग। और एक लेक्चर मुझे एनसीईआरटी का रिकॉर्ड करना है एक्सरसाइज का, वो कर लेंगे। और एक लेक्चर पैकेज के जेईई एडवांस का रिकॉर्ड करना है। तो 3 लेक्चर और रिकॉर्ड होंगे इस पर। तो 8, 3, 11, एक आध अगर एक्सेप्शन माने तो 12 पहुंचा दूंगा, नहीं तो 11 रुपया का पंडित जी को दक्षिणा दे करके खुश रहिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।